रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसके साथ रिस्पेक्ट की वजह से सर लगाया जाता है। एक ऐसा इंसान जो टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, एयर इंडिया, वोल्टास, ट्रेंट, बिग बास्केट और ऐसी ढेर सारी कंपनीज को ओन करता है, जिसके पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही रिस्पेक्ट की। वो इंसान जो पूरे $291 बिलियन का मालिक है, अचानक से एक दिन पता चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब बात यहाँ पर मेरे या आप जैसे एक आम बंदे की नहीं, बल्कि रतन टाटा सर की हो रही है, जिनका बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा है कि इंडिया में रहने वाला हर शख्स दिन में किसी न किसी तरह इनका कस्टमर ज़रूर बनता है। और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस पूरे $291 बिलियन का या फिर इन दर्जनों कंपनीज का आखिर क्या होगा? कौन होगा वो खुशकिस्मत जिनको इन सब का मालिक बनाया जाएगा? लेकिन उससे भी पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रतन टाटा सर असल में थे कौन। लेट्स बिगिन द स्टोरी। रतन टाटा का बिजनेस इतना बड़ा है कि कार्स की बात हो रही हो या फिर एयरप्लेन्स की, या फिर वो मुंबई के दुनिया भर में मशहूर ताज होटल की बात हो, इनका नाम आपको तकरीबन हर जगह नज़र आएगा। पावर जनरेशन, टी मेकिंग, साल्ट और 100 से ज़्यादा कंपनीज इनके नाम से चल रही हैं। लेकिन इतना पैसा इनके पास आया किधर से? ढेर सारी कंपनीज, $291 बिलियन की नेटवर्थ, ये सब कुछ आया तो आया किधर से? चलो एक एक चीज़ को डिटेल से समझते हैं। इस सक्सेस की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 150 साल पहले। आज से तकरीबन 160 साल पहले रतन टाटा सर के ग्रेट ग्रैंडफादर जमशेद जी अपने फादर के साथ बिजनेस संभालते थे। उनके अब्बा का कॉटन का बिजनेस था, जिसको जमशेद जी ने और डाइवर्सिफाई किया। जमशेद जी की उम्र उस वक्त 30 साल थी जब उन्हें एक न्यू आइडिया मिला। उन्होंने सोचा क्यों ना इस कॉटन से टेक्सटाइल बना के बिजनेस किया जाए। लिहाजा उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और उन्हें पता चला कि टेक्सटाइल प्लांट लगाने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जमशेद जी का तो इतना बजट नहीं था, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका यहाँ भरपूर साथ दिया। उन्हें एक ऑयल मिल का पता चला जो बहुत लॉस में जा रही थी और बहुत बुरी हालत में थी। ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ और वो मिल इन्होंने बहुत ही कम प्राइस में खरीद ली और वहाँ पर कॉटन का बिजनेस चालू रखा। टाइम गुजरता गया और जमशेद जी की मेहनत की वजह से कुछ ही सालों में वो कंपनी प्रॉफिट में चलने लगी। जमशेद जी ने बिना टाइम वेस्ट किए उस मिल को प्रॉफिट में बेचकर टेक्सटाइल प्लांट का इंतजाम कर लिया। अब ये वो टाइम था जब सिल्क फैब्रिक की बहुत डिमांड थी और इस कपड़े को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। जमशेद जी ने इसी डिमांड को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी लगाई और फ्रेंच पहुंच गए, जहां पर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सिल्क प्रोड्यूस होती थी। जमशेद जी ने सिल्क प्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी किया और वर्ल्ड की बेस्ट सिल्क प्रोड्यूस करने वाली वार्म ब्रीड अपने साथ इंडिया ले आए। ये जापानीज और चाइनीज वैरायटीज थी जिनकी सिल्क प्रोडक्शन क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मानी जाती थी। जमशेद जी वार्म ले तो आए, लेकिन एक और मसला उनका इंतजार कर रहा था। इस वार्म को अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी परफॉर्म करने के लिए वैसा ही इन्वायरमेंट चाहिए था जैसे इसे फ्रेंच में मिल रहा था। तो इसके सोल्यूशन के लिए जमशेद जी ने एक सिल्क फार्म बनवाया जहां पर इनको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो किया जाता था। ये वो पॉइंट था जब जमशेद जी को एहसास होने लगा कि उन्होंने इस बिजनेस में आकर कोई गलती नहीं की। इस चीज़ के बाद उनकी मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ गई और उनका गोल बन गया कि इंडिया को ऐसा कंट्री बनाया जाए जहां हर चीज़ कंट्री खुद मैन्युफैक्चर करे। इसके अलावा भी जमशेद जी ने बहुत से प्लान सोच रखे थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई सक्सेस हासिल करने के बाद जमशेद जी ने अपने बोर्न सिटी मुंबई में एक लग्जूरियस होटल बनाने का प्लान किया। उन्होंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए मुंबई में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी। अगर इस होटल पर आने वाले खर्चे की बात की जाए तो ये आज तकरीबन $3,27,000 बनते हैं। इस होटल में 600 लग्जूरियस रूम्स और 44 सूट्स मौजूद थे। होटल को इतनी डिटेल में डिज़ाइन किया गया कि अगर कोई विंडो से बाहर देखे तो उसको ऐसा फील हो जैसे वो किसी होटल में नहीं बल्कि किसी शिप में बैठा है। 16 दिसंबर 1903 को ताज होटल पब्लिकली ओपन कर दिया गया। स्टार्ट में इस होटल के एक रूम की प्राइस जस्ट 13 रुपीज़ रखी गई, जिसमें आप अटैच्ड बाथरूम और फैंस एंजॉय कर सकते थे। ये फैसिलिटीज़ मिलना उस टाइम पर बहुत बड़ी बात होती थी और क्योंकि शुरुआत में इसके चार्जेस बहुत कम थे, ये होटल देखते ही देखते दुनिया भर में मशहूर हो गया। जमशेद जी ने ये होटल बनाकर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया था। वो कहते हैं कि आई वुड लाइक टू बिल्ड अ होटल दैट इज एज गुड एज एनी इन द वर्ल्ड। उनके प्लान्स के सामने ये होटल कुछ भी नहीं था।
ये वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहे थे और इसी डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा रेलवे लाइंस बनाना था। उन्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ह्यूज अमाउंट में स्टील रिक्वायर्ड था, जिससे वो ब्रिटेन से मंगवाते थे। तो जमशेद जी का आइडिया यहाँ पर बहुत सिंपल था। वो चाहते थे कि क्यों ना इंडिया में ही स्टील को बनाया जाए। इसी के चलते उन्होंने स्टील का रॉ मटेरियल ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे 17 साल दिन रात की मेहनत करके स्टील के लिए रॉ मटेरियल को ढूंढ निकाला और 90s के आते आते उन्होंने एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना दिया। जमशेद जी का मिशन बहुत बड़ा था। होटल और स्टील प्लांट तो जस्ट एक ट्रेलर थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। होटल बनने के अगले ही साल 1904 में जमशेद जी की डेथ हो जाती है और सारी जिम्मेदारी उनके बेटे दोराब जी टाटा पर आ जाती है। लेकिन दोराब जी टाटा ने इस जिम्मेदारी को सीरियस लिया और अपने फादर के मिशन को कंप्लीट करने में लग गए। 1907 में दोराब जी ने स्टील के साथ साथ आयरन को भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए उनको आयरन प्लांट लगवाना पड़ा। उनका ये आइडिया इतना हिट हुआ जिसका अंदाज़ा उन्हें खुद भी नहीं था। उस टाइम पर एशिया में इतना बड़ा प्लांट किसी के पास नहीं था, जिसकी वजह से इसने एशियाज़ फर्स्ट स्टील प्लांट का टाइटल अपने नाम कर लिया। और अभी तो बड़ा कुछ बाकी था। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रिटिश आर्मी को जल्द से जल्द रेलवे लाइंस का काम ख़त्म करना था ताकि जंग के दौरान ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। इसके अलावा वेपन्स और व्हीकल्स बनाने के लिए ब्रिटिशर्स को हैवी अमाउंट में स्टील चाहिए था। यहाँ पर काम आता है टाटा स्टील का। टाटा स्टील ने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया और आर्मी की स्टील की नीड्स को पूरा किया, जिससे इन दोनों को प्रॉफिट हुआ। ये वही कंपनी थी जिसे आज के टाइम पे टाटा स्टील कहा जाता है। दूसरी तरफ मुंबई में ताज होटल अपनी पीक पर था। वर्ल्ड वॉर में बहुत से मिलिट्री ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस इस होटल को यूज़ किया करते थे, जिससे होटल की प्रमोशन के साथ साथ प्रॉफिट भी भरपूर हुआ। दोराब जी भी अपने फादर की तरह रुकने वालों में से नहीं थे और ना ही उन लोगों में से थे जो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे। वो इंडिया की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते थे और उन्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था कि इंडिया में जितनी मर्जी इंडस्ट्री लगा दी जाए, साइंस एजुकेशन के बगैर तरक्की नहीं की जा सकती। इसी सोच के साथ उन्होंने 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज IISc बेंगलोर को इस्टेब्लिश किया। यहाँ साइंस बेस्ड रिसर्च करके इंडिया में बहुत नाम कमाया। 1911 में दोराब जी ने महाराष्ट्र में टाटा पावर को लॉन्च किया, जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया गया, जिससे इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी मिली। लेकिन दोराब जी की ज़िंदगी का सफ़र 1932 में ख़त्म हो गया और 72 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। अब इस इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को किसी न किसी को तो संभालना था, लिहाजा टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी JRD टाटा को दे दी जाती है। इनका बैकग्राउंड प्लेन्स और एविएशंस में बहुत ब्राइट था। ये बहुत पहले से ही प्लेन्स पर काम कर रहे थे। अपने हाथों में कंट्रोल आते ही इन्होंने सबसे पहले एयरलाइन पर काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन्होंने अपनी कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइन को लॉन्च कर दिया। हालांकि बाद में 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इनसे ये एयरलाइन लेकर अपने कंट्रोल में कर ली और एयर इंडिया बना दिया। लेकिन JRD टाटा रुके नहीं। उन्होंने टाटा केमिकल्स, टाटा टी, टाटा मोटर्स और TCS जैसी बड़ी कंपनीज को एस्टेब्लिश किया। JRD इस वक्त तक काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपना बोझ हल्का करने का सोचा और यहाँ एंट्री होती है हमारे रतन टाटा सर की। सर रतन टाटा ने बिजनेस में आने के बाद दिन रात मेहनत की और टाटा बिजनेस में बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। उनकी ये चीज़ देखकर JRD को तसल्ली हो गई, इसलिए उन्होंने 1991 में रतन टाटा सर को ये बिज़नेस देने का फ़ैसला किया। रतन टाटा सर ने कंट्रोल लेते ही काम शुरू कर दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी को बेस्ट यूज़ में लेते हुए टाटा ग्रुप को उस मकाम तक पहुंचाया जहां वो पहले कभी नहीं पहुंच सका। टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर करके इंटरनेशनली अपनी पहचान बनाई। टाटा केमिकल्स को UK में एक्सपेंड किया। टेटली को एक्वायर करके टाटा टी को UK बेस्ड टी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। ताज होटल जो सिर्फ इंडिया में था उसको US और UK में एक्सपेंड किया। TCS को सिंपल सी कंपनी से वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी बनाया। और टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश की लग्जूरियस कार कंपनीज जैसे जैगवार और रेंज रोवर को भी अपना बना लिया।
आज टाटा के पास 100 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं जिनको कलेक्टिवली टाटा ग्रुप कहा जाता है। रतन टाटा सर ने कभी शादी नहीं की, इसी वजह से उनकी कोई औलाद नहीं थी। 86 ईयर्स की सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के बाद आखिर 9 अक्टूबर 2024 को सर रतन टाटा इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद एक ही सवाल ने हर किसी को परेशान करके रखा हुआ है कि ना ही कोई बीवी ना कोई बच्चा, तो फिर कौन संभालेगा इनका ये बिजनेस एम्पायर और किसको मिलेगी ये सारी नेटवर्थ। जैसा हमने पहले देखा कि बिजनेस एम्पायर टाटा फैमिली के किसी न किसी मेंबर को दिया जाता रहा है। एक्सपर्ट्स ने ये प्रेडिक्शन दी है कि नोएल टाटा, जो कि रतन टाटा के भाई हैं, इनसे अच्छा कैंडिडेट इस एम्पायर को हैंडल करने के लिए कोई नहीं हो सकता। इन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी टाटा बिजनेस को ग्रूम करने में गुजारी है और टाटा ग्रुप को बहुत कुछ दिया है। अगर कंट्रोल इनके हाथ में दिया जाता है तो ये DGI टाटा ट्रस्ट के 11th चेयरपर्सन और सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6th चेयरपर्सन बन सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा कि कामयाब इंसान वो नहीं जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, बल्कि वो है जो दूसरों के काम आए, लोग उसकी दिल से इज्जत करें। हम भी मिलकर ये कोशिश करते हैं कि हम बेहतर इंसान बन पाएँ। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक गुड बाय।